को? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So Yes, sir. this is your first practical. It is a redox practical. You must have performed this titration in your 12th standard. It is to determine the amount of Fe+2 ion in FeSO4.7H2O, that is ferrous sulfate heptahydrate, in the given sample of this FeSO4 7H2O by titrating with 0.05 normal KMnO4. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका, पहला पार्ट आपका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एपरेटस है, केमिकल्स हैं, प्रोसीजर है, ऑब्जर्वेशन करना है और आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। आज हम लोग प्रैक्टिकल का रीडिंग नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, हम आज सिर्फ ये चीजें समझेंगे प्रॉपरली, राइट। अभी 30 नवंबर तक हमारा थोड़ा सा स्लो जाएंगे हम लोग, उसके बाद हर एक प्रैक्टिकल लैब में हम लोग एक एक प्रैक्टिकल करेंगे, बट क्योंकि 30 तारीख को एडमिशंस बंद हो जाएंगे तो किसी का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, नो डाउट। द लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन वीडियोस, राइट, सो दैट वी विल शेयर, बट वी विल शेयर एवरीथिंग आफ्टर 30th, राइट। चिंता मत करो, हम लोग हैं आपके साथ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो डोंट गेट पैनिक, सर मेरे को वीडियो नहीं मिला, सर मेरे को ये नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, तब तक आप ब्लॉग में जाके आप ये कर सकते हैं, क्या ब्लॉग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ब्लॉग का मैं एड्रेस आई थिंक लिखा हुआ है, बट आई डोंट नो, www.cy101np.wordpress.com मैंने शेयर किया है, इसकी लिंक शेयर कर रहा हूं मैं, वहां जाके आप, या लिंक मैंने शेयर की है, cy101np.wordpress.com करके ब्लॉग है, वहां जाके भी आप काफी चीजें जान सकते हैं, कुछ चीजें डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। सो नाउ आज क्या करना है, तो सबसे पहले प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। देखिए हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग अगर लेबोरेटरी में आओगे तो हम यही चीज आपको करवाएंगे फर्स्ट, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। आपको क्या करना है, लिखना है, आपको लिखना है डेट, आपके रिकॉर्ड बुक, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। आपके पास बुक नहीं है तो आप ले लो, कोई भी एक पतली सी 40-50 पेज की बुक ले लीजिए, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको। और नेक्स्ट टाइम से हमेशा अपनी रिकॉर्ड बुक साथ में रखिए, एंड ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल यू शुड रिकॉर्ड इन द सेम बुक, रिमेंबर। ऐसा नहीं कि 2 प्रैक्टिकल मैंने ये बुक में किए थे, सर फिर दूसरे 2 प्रैक्टिकल मैंने ईजी की बुक में लिखे थे, नो, देयर मस्ट बी अ डेडिकेटेड रिकॉर्ड बुक बेटा, ठीक है, वो करना है आपको। एक रिकॉर्ड बुक जो होगी वो केमिस्ट्री के सारे प्रैक्टिकल्स उसमें ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। फिर क्या करना है वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको, तो चिंता मत करो इसकी। Giving you 2 minutes, just get your record books and then I will start. Sir, wait on. Sir, record book in sense notebook ना? It may be a notebook, चलेगा। record book का मतलब कोई ऐसा बड़ी बुक नहीं है बेटा, it's a notebook, सिंपल सी 40-50 पेज की नोटबुक। 10 प्रैक्टिकल है आपके, ठीक है, उसमें 2 वर्चुअल प्रैक्टिकल्स हैं, 8 प्रैक्टिकल है। अगर एक प्रैक्टिकल में 3-4 पेजेस आप कंज्यूम कर रहे हो, राइट, तो 32-35-40 पेज यूज होंगे मैक्सिमम, उससे भी कम होंगे, बट इतने मैक्सिमम होंगे, तो 50 पेज से ज्यादा बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर।
तो सर अभी हम रफ लिख सकते हैं ना, बाद में? देखो, रफ लिखो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी रिकॉर्ड बुक होनी जरूरी है, ये याद रखो। हाँ भाई, बाद में उसमें हाँ, अच्छे से। आपको स्कैन करके उसको चढ़ाना है। दूसरा, आपको जब भी आगे जाके वो रिकॉर्ड बुक सबमिट करनी पड़ेगी कॉलेज में, ठीक है? तो फिर इट्स अप टू यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप रफ में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको फिर रिकॉर्ड बुक में प्रॉपर वे में लिखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? इट्स योर यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा नहीं होगा कि सर मैंने ये लिखा है पेजेस में, वो पेज में चिपका देता हूँ, नो, इट इज नॉट अलाउड, राइट? वो बुक यस प्रॉपर सर। ही होनी चाहिए, फटा हुआ पेज ये सब नहीं होना चाहिए, करेक्ट? ओके। कोई बात नहीं, आप रफ में लिख सकते हो, बट देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉपी इट प्रॉपरली इन योर रिकॉर्ड बुक, बिकॉज आपको वो रिकॉर्ड बुक सबमिट करनी है आगे जाके, याद रखिएगा। तो फिर आप रफ पेज में लिखोगे, रफ पेज खो जाएंगे, ये सब चीजें होगी, हो सकती है, so that is not allowed, so it's up to you. I hope के सब लोग अपना अपना बुक लेके आ गए हैं। सो सबसे पहले अपनी बुक में लिखिए डेट एंड एक्सपेरिमेंट नंबर जो आपके स्क्रीन पे लिखा है, और ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए, ये तीन चीजें लिख दीजिए आप, डेट, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। हेलो सर, एक्सपेरिमेंट नंबर में क्या लिखना है? एक्सपेरिमेंट नंबर इज 1, राइट? आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एज पर द इंडेक्स, आपका जो इंडेक्स होगा उसमें पहला नंबर का ये प्रैक्टिकल है, ठीक है? वो जब आपका पूरा आपका मैनुअल मिल जाएगा ना, उसमें इंडेक्स इंडेक्स सब कुछ आ जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर, वहां से लिख दो, चलेगा, ओके सर। ठीक है? ऑब्जेक्टिव लिख दिया आपने? यस सर। ओके, वन जस्ट अ मिनट नाउ। ओके, आई थिंक सब लोगों ने अपना अपना रिकॉर्ड बुक निकाल दिया, डेट, एक्सपेरिमेंट नंबर, ऑब्जेक्टिव लिख दिया। आर यू रेडी विथ दैट? यस सर। यस सर। फाइन, फाइन। नाउ आपका जो इंट्रोडक्शन है पार्ट, राइट, ये आपका बेसिकली पढ़ा हुआ पार्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि 12th के बाद आपका काफी लंबा वैकेशन हो चुका है. So this practical is about redox practical. Wait a minute. So basically, oxidation and reduction concepts are very common concept which we have learned in 11th standard that if electron is lost, that is oxidation, and electron is gained, that is reduction, right? We know this. What is oxidizing and reducing agent? चलिए थोड़ा सा आप लोगों का भी मैं ब्रशअप करा लेता हूँ क्योंकि आगे जाके जरूरत पड़ेगी. यस, एनी आइडिया? और थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल है, इट शुड बी इन अ टू वे कम्युनिकेशन. सब लोग सामने से भी आंसर करेंगे, अगर लिख भी सकते हैं तो चैट भी कर सकते हैं, राइट? सर
Hello, sir. Sir, you are muted. Sir, your mic is muted. Just a minute, just a minute. Okay. Okay. सॉरी, वो थोड़ा सा आज कुछ प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकली, इसलिए अटक जा रहा है मेरा काम। ओके, आई होप अब नहीं आएगा। सो नाउ let's start with the practical, right? So we were discussing about the reduction and oxidation, right? But there are two more words called oxidizing agents and reducing agents. Anyone can anyone tell me that what is oxidizing agent and reducing agent? Sir, Yes, one by one, one by one. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्स। Exactly, और vice versa for the reduction, reducing put, right? तो मतलब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होगा। देखो, पता है 12th पास करने के बाद भी बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट मींस जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन खुद का रिडक्शन करेगा, बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीडाइज मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक रिएक्शन से नहीं हो सकता है, करेक्ट? देर इज ऑलवेज साइमल्टेनियसली अनदर रिएक्शन। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन नहीं हो रहा है मेरे रिएक्शन में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इट इज लाइक गिव एंड टेक रिलेशन। अगर मैं कुछ आपको दे रहा हूं तो उसके सामने से मैं कुछ आपसे ले भी रहा हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, तो आपको एकदम रेडॉक्स रिएक्शन जिनके क्लियर नहीं वो भी हो जाएगा। सी, मैं सुबह सुबह में निकलता हूं घूमने के लिए, ठीक है, और मुझे रास्ते में कोई एक अच्छी चीज दिख गई जो मुझे खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं वो बंदे को पैसा दूंगा तो वो बंदा मुझे वो चीज देगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास से कोई चीज कम हो रही है और कोई चीज आ रही है। सिमिलरली वो बंदा जो बेच रहा है उसके पास भी दोनों चीजें होंगी, उसके पास भी कुछ चीज कम हो रही है कुछ चीज आ रही है। एक सिंपल सा हम लेते हैं कि
हमने आइसक्रीम लिया, ठीक है, आइसक्रीम का 50 रुपया मैंने उसको दिया, तो मेरे पास पैसे का रिडक्शन हुआ, लेकिन आइसक्रीम का ऑक्सीडेशन हुआ। और उसके पास क्या हुआ? उल्टा, एग्जैक्टली उसके पास पैसे का ऑक्सीडेशन हुआ, बढ़ा, और आइसक्रीम का रिडक्शन हुआ। वो सुबह में 25 को आइसक्रीम लेके आया था, अभी एक कम हो गया, 24 हो गई। इट्स वेरी सिंपल। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं घूमने निकला हूं और वो सामने से मुझे बुलाए, साहब एक काम करो, पैसा वैसा जरूरत नहीं है, आप आइसक्रीम खाओ, एंजॉय करो। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इट इज अगेन अ गिव एंड टेक रिलेशन। सिमिलरली redox reactions are also give and take relation. It is another name of redox reaction is what? किसी को पता है? What is the another name of redox reaction? Anyone? बोलो, redox reaction का दूसरा नाम क्या है, बताइए। सोचो, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, रेडॉक्स 11th स्टैंडर्ड में पूरा पढ़ के आए हो, बैलेंसिंग करके आए हो। What is the name, another name of redox reaction? बुक में भी लिखा हुआ है ये चीज। Redox reactions are also known as electron transfer reactions, or again it is also known as electron exchange reaction. इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना, एक दे रहा है तो दूसरा ले रहा है, राइट? एक का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दूसरे का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, या तो कम हो रहा है, जो भी है। सो ऑक्सीडेशन मीन्स बढ़ना, रिडक्शन मीन्स कम होना, घटना। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बराबर। अब ऐसे कुछ रिएक्शंस भी होते हैं कि जिसमें ना ही कोई ऑक्सीडेशन होता है, ना ही कोई रिडक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या तो इसको हम बोलते हैं आयोनिक रिएक्शन। दे आर नोन एज आयोनिक रिएक्शन, राइट? अच्छा, there are some reactions in which oxidation and reduction both are going simultaneously, but there are some ions which are neither being reduced nor being oxidized. तो ऐसे आयंस का नाम क्या होता है, बताइए। यस, रिप्लाई करिए, ऐसे आयंस का नाम क्या होता है? What is the name of those ions which are neither being reduced nor oxidized? जिसका कुछ नहीं होता है, लेफ्ट साइड पे भी ऐसा ही रहता है, राइट साइड पे भी ऐसा ही रहता है। Noble ions. एक मिनट, वन बाय वन, या I know, but I know in Gujarati language. I don't हाँ, know in English. चलेगा, गुजराती में बताओ, मैं उसका इंग्लिश बता दूंगा, बताओ। પ્રેક્ષક આયન. અથવા એને દર્શક આયન પણ કહેવાય છે, રાइट? प्रेक्षक और दर्शक, करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ओके, अभी कोई बच्चा इंग्लिश में बताएगा मुझे? एनी वन? Audience. Audience ion? Wow, new name you have discovered. It is a spectator ion. It is called a spectator ion. Remember, हम जब मैच देखने जाते हैं तो स्टेडियम में कौन बैठे होते हैं? स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं ना। ना ही वो बॉलिंग कर रहे हैं, ना ही वो बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग बैटिंग दूसरे लोग कर रहे हैं। तो दे आर बेसिकली रेडॉक्स पीपल, जिसके बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, कुछ रन बनेंगे, कुछ विकेट्स लेंगे, राइट? देखो कितना कहीं ना कहीं हम केमिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं। पानी पूरी खाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी पूरी खाते हैं तो उसके पैसे देते हैं, तो पानी पूरी का हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन पैसे का रिडक्शन हुआ। पानी पूरी वाले के पास क्या हुआ? पानी पूरी का रिडक्शन हुआ, लेकिन पैसे का ऑक्सीडेशन हुआ। सी हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज। और हर एक जगह पर आप केमिस्ट्री लगा सकते हो, राइट? सो इट इज कॉल्ड स्पेक्टेटर आयंस। वॉट एवर आई एम आस्किंग यू, द क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं ना आपको, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, रिमेंबर दीज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एलपीडब्ल्यू एग्जाम्स। फाइनल एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आपने रेडॉक्स प्रैक्टिकल आया आपका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
यू हैव बीन अलॉटेड अ रेडॉक्स प्रैक्टिकल टू परफॉर्म। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया बताओ, आपने रेडॉक्स प्रैक्टिकल किया है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अच्छा, ये बताओ स्पेक्ट्रेटर आयंस का क्या रोल है, स्पेक्ट्रेटर आयन किसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रेटर आयन क्या करते हैं, राइट। कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल्स बताइए। तो यू कैन सी द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन इट इज गिवन। देखो नीचे लिस्ट दिया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, Fe+2+3। इवन रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन टेक हाइड्रोजन और प्लेटिनम और पैलेडियम, राइट। सोडियम प्लस इथेनॉल और मिथेनॉल, सोडियम इथॉक्साइड और मिथॉक्साइड, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, हमने पढ़ा भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीजें, राइट। व्हाट आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, टेल मी। ये सारे जो लिस्ट दिख रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के हैं। व्हाट आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन यू मस्ट बी नोइंग दैट peroxide H2O2 can act as a oxidizing as well as reducing both, right? दोनों की तरह काम करता है। Yes, can anyone give some examples of oxidizing agent? सब पोटेशियम सल्फ्यूरिक परमैंगनेट। एसिड, Photo. एक मिनट, थोड़ा ये आवाज बहुत आ रही है यार किसी के घर की। यस, वन बाय वन बताइए। सर H3PO4। H3PO4, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब एसिड्स आर जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, फिर O2, ऑक्सीजन, करेक्ट, ठीक है। हाइड्रोजन ले सकते हैं तो इसको ऑक्सीजन ले सकते हैं। सर उसके कॉपर अलावा मेटल। कॉपर मेटल, ठीक है, जनरली HClO4, कॉपर मेटल करेक्ट, जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, ओके। सर बहुत ओजोन। ओजोन, यस, ओके, फाइन। देखो कितनी सारी चीजें आपको पता है सोडियम और आप बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, HClO4 है, HClO3 है, ठीक है, ओके। अरे आप बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें तो छोड़ रहे हो, कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर मैंगनेट, बेटा बेटा हमारा वो प्रैक्टिकल करना है यहाँ पर। पोटेशियम पर मैंगनेट देखो, वही भूल जा रहे हो आप। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, ये सारी सर वो चीजें। स्टार्टिंग में बोला लेकिन आपने सुना नहीं। अच्छा, मैंने सुना नहीं होगा शायद, ओके, या राइट। देन क्रोमिक एसिड, राइट। ये सारी चीजें जो है ये सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। H2Cr2O7, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, K2CrO4, Na2CrO4, any type of acids, right? HNO3 is a strong oxidizing agent, right? ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है कि गिव 2 एग्जांपल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड 2 एग्जांपल फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको दो दो तीन तीन एग्जांपल लिखने आने चाहिए, ठीक है। सी मैं एग्जाम की भी, प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी करा दे रहा हूं आपको कि ये चीजें हो सकती है। तो आप राइट डाउन, नोट डाउन करके भी लिख सकते हो साथ में अपने बुक के अंदर, ठीक है, फाइन। सो अब हम लोग एक इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? ये टाइट्रेशन में आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इनफ लिखते सर। हैं। मिथाइल ऑरेंज। अरे नहीं, मिथाइल और सर KMNO4 खुद एक इंडिकेटर है। हाँ एग्जैक्टली, उमंग, उमंग इज राइट। उमंग नहीं बोला ना 2 नंबर, ये KMNO4। नो, Okay, yes, KMNO4 itself, it is a self indicator. It means गुजराती में इसको बोलते हैं स्वयं सूचक, राइट। इसमें कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर डालने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चा, बिकॉज KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट इज योर वायलेट पिंक, डार्क वायलेट पिंक कलर्ड कंपाउंड, और वो खुद ही कलर चेंज करके आपको इंडिकेशन करता है कि हाँ यहाँ पर आपका टाइट्रेशन खत्म हो गया है भाई। देयर इज नो नीड टू ऐड एनी एक्सटर्नल इंडिकेटर, ये ध्यान रखिएगा, राइट। सो ये पता भी होनी चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 1 कि ये इंडिकेटर वर्क कैसे करता है, ये तो पता नहीं। किसी को आइडिया है? चलिए बताइए। सर MnO4 माइनस आयन जब Mn2+ में कन्वर्ट होगा तब कलर चला जाएगा उसका। कलर चला जाएगा या कलर आएगा?
चला जाएगा सर। चला जाएगा, ओके। किस में से किस में जाएगा? KMnO4 में से Mn किस में जाए हो है और किस में जाएगा? या वन मोर थिंग इज, सर Mn2+। नहीं नहीं, अभी KMnO4 में Mn कौन सी स्टेट में होता है? वो तो +7 डिपेंड करेगा सर। ना सर। +7, करेक्ट, वेरी करेक्ट। Mn is in +7, Mn is in +7 स्टेट, करेक्ट, फाइन, वेरी गुड। और उसमें से वो Mn+2 में चला जाता है, फाइन। अब होता ये है कि बेसिकली आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको उसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, आप लोगों को मैकेनिज्म समझने से पहले एक ये थोड़ी चीजें लिखनी है। तो अभी आपने ये चीजें लिखी, डेट, एक्सपेरिमेंट नंबर एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट? अभी ये थियरी पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको रिकॉर्ड बुक में, राइट? अभी आपको लिखना है एपरेटर्स, केमिकल्स एंड ये छोटी सी 4 स्टेप की प्रोसीजर, बस इतना लिखना है। चलिए फटाफट लिखिए, और ऑब्जर्वेशन रिएक्शन तक का लिख दीजिए फटाफट। आपको मैं देता हूं 5 मिनट्स, कम ऑन। जो जो मैं चीजें करवा रहा हूं वो करते जाइए, लिखते जाइए, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर बाद में सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि अरे मेरा वो होमवर्क बाकी है या मेरा ये पेंडिंग है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बी विथ मी, be with me, then subject will be always be with you. Apparatus, chemicals, प्रोसीजर में क्या करना है आपको? ब्यूरेट में आपको KMnO4 भरना है, और पिपेट के साथ आपको 10 ml सोल्यूशन लेना है Fe+2 आयन का। 10 ml सोल्यूशन लेना है आपको Fe+2 आयन का, ओके। उसके अंदर आपको आधा टेस्ट ट्यूब 2 नॉर्मल H2SO4 डालना है। Here H2SO4 is acting as a catalyst, acidic medium both. H2SO4 का रोल यहाँ पर एक कैटलिस्ट का भी है और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का भी है। क्यों ऐसा, वो मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। और ये करने के बाद वो सोल्यूशन को आपको KMnO4 जो कि ब्यूरेट में भरा हुआ है, what you have filled in burate, with that you have to titrate so that your end point will be obtained from colorless to light pink, colorless to light pink। ये आपका प्रैक्टिकल का प्रोसेस होगा। छोटा सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो प्लीज राइट डाउन द apparatus, केमिकल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन अप टू रिएक्शन। Sir, we have to write observation. Yes, yes.
सर ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। यस, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आप भरोगे वो पता होना चाहिए आपको। तो ब्यूरेट में हम लोग वी विल फील 0.05 नॉर्मल KMnO4। देन कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग 10 ml सैंपल सोल्यूशन पिपेट आउट करेंगे। ये सारा आपको वीडियो दिखाया जाएगा, वीडियो पे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन दिखाया, हम लोग करके दिखाएंगे पूरा, तो चिंता मत करो। उसके अंदर फिर हाफ ऑफ द टेस्ट ट्यूब यू हैव टू ऐड 2 नॉर्मल ऑफ H2SO4। इंडिकेटर में देखिए आप, KMnO4 इज इटसेल्फ indicator, it means it is a self indicator. Now why it is self indicator, I will explain, right? Sir, Yes. we have to continue on right hand side page, or we have to continue on left hand side page? No, both the pages you can use, both the pages. It is not like your journal, remember, it is not like your journal, it is a simple notebook, that's all. Okay, sir. Yeah, there is no need for leaflet page and all, one side blank page and nothing, only simple notebook, and you can continue for both the pages. Once over, please let me know. Once you finish, please let me know. Sir, Yes. sir, if test tube size is small, then we have to add 1.5 test tube. See, generally it is 2 to 5 ml, not more than that. Generally, regular test tubes, they are coming of 10 ml, right? So Yes, sir. half of the test tube, that means 5 ml, right? It is just for making the solution of your FeSO4, right? That Fe plus 2 ion solution, make it proper acidic. That's all. Sir, but in school we used to take 1.5 test tube of H2S. So I am asking. It depends. Basically, we are just saving the chemicals. लिखा है इतना तो इतना करना है जरूरी नहीं है. Just you have to make the solution acidic and 2 normal H2SO4. आप स्कूल में 2 normal H2SO4 यूज करते थे? नहीं, वो तो 1 नॉर्मल ही था सर. मे बी हो सकता है 0.5 नॉर्मल होगा या 1 नॉर्मल होगा, तो इसलिए आपको 1 की जगह 2, 1.5 या 2, 1 या 1.5 टेस्ट ट्यूब ऐड करवा रहे हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, दैट्स ऑल, राइट? हाँ. तो 2 नॉर्मल H2SO4 बहुत ज्यादा आपका कंसंट्रेशन है भाई. 2 नॉर्मल H2SO4 का मतलब होता है 98 ग्राम, 98 ग्राम इन 1000 ml. आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 is a very strong acid and it has a very highly exothermic reaction with water. और अगर आपके हाथ पे 2 नॉर्मल H2SO4 गिर जाता है तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन या जलन भी हो सकती है, ठीक है? इट इज मोर देन इनफ. हाफ टेस्ट ट्यूब बहुत होता है. अच्छा, सब लोगों ने लिख लिया? हाँ, नहीं, वो मैं आता हूँ, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट.
राइट, आई एम कमिंग ऑन दैट। सब लोगों ने लिख लिया? ऑल रेडी? Yes, sir. एपरेटस, केमिकल्स, प्रोसीजर का 4 पॉइंट है और ऑब्जर्वेशन से लेके रिएक्शन। नाउ द रीजन, अभी ये रीजन आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसा कि व्हाई, व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4, व्हाई वी आर एडिंग H2SO4। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए कि द फर्स्ट रोल ऑफ H2SO4 इज, वी नो दैट इट इज अ कैटलिस्ट। H2SO4 से कैटलिस्ट का रोल होता है, काफी सारे रिएक्शंस में वो कैटलिस्ट में यूज होता है, ठीक है। दूसरा रोल उसका जो मेन है, दैट इज टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। तो यहां पर हियर एनीवन कैन आस्क मी, सर एसिडिक मीडियम चाहिए तो ठीक है ना, HCl क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, HNO3 क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं, एसिटिक एसिड क्यों नहीं कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड क्यों नहीं कर सकते हैं, HClO4 क्यों नहीं कर सकते, राइट, H3PO4 क्यों नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि H3PO4, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे वीक एसिड्स हैं जिसका डिसोसिएशन 2 to 5% ही होता है, सो दे विल नॉट प्रोवाइड गुड एसिडिक मीडियम, ज्यादा H+ आयंस नहीं देंगे हमको। तो इसकी वजह से बोला ठीक है, HCl तो स्ट्रॉन्ग है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है, बाकी HClO4 स्ट्रॉन्ग है, क्यों वो नहीं ऐड कर सकते। इसका रीजन ये है कि HCl इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, और HNO3 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो होगा क्या, होगा क्या कि आपका जो रिएक्शन करना है विच बाय KMnO4, वो रिएक्शन KMnO4 से होने से पहले ही रिएक्शन खत्म हो जाएगा। देन H2SO4 का क्या रीजन है, HClO4, HNO3 ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका एक ही ड्रॉप में रीडिंग आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीडेशन हो चुका होगा जो हमको KMnO4 से करना है, राइट। तो H2SO4 के कुछ रीजंस हैं, दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ 2 प्रोटॉन्स। ये देखो बाकी के सारे HCl, H3, H3O, H3PO4, H3PO4 है, लेकिन वो बेसिकली डायबेजिक ही है, लेकिन वो वीक एसिड है अगेन, ठीक है, ट्राइबेजिक नहीं है। सेकेंडली फॉर्मिक, एसिडिक, ये सारे वीक एसिड्स हैं, ठीक है। लेकिन H2SO4 एक अकेला ऐसा एसिड है जो कि पानी के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है थोड़ा बहुत, वी नो। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, H2SO4 कैन प्रोवाइड डबल प्रोटॉन्स देन अदर एसिड्स। HCl, HNO3 उससे ज्यादा प्रोटॉन डबल दे रहा है, इट मींस आई विल हैव टू यूज हाफ ऑफ द वॉल्यूम व्हाटएवर द एसिड इज रिक्वायर्ड। 25 ml चाहिए तो मुझे 10-12 ml में ही हो जाएगा काम, क्योंकि 12 ml में ही मेरा 2 H+ मिल जाएगा, तो 25 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि H2SO4 इतना वर्सेटाइल एसिड है। सेकेंडली H2SO4 इतना इजीली ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है, HCl कर देता है थोड़ा बहुत, HNO3 तो बहुत स्पीड में कर देता है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ H2SO4, तो इसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, सेकेंड इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, third it can produce little heat when it is mixed with water, so the rate of reaction can be increased, and fourth when it can provide double the protons than the other acids, so we have to use less volume, वॉल्यूम कम यूज करना पड़ता है, इसलिए हम ये करते हैं। आ गई बात समझ में, एकदम क्लियर हो गया H2SO4 का रीयूज क्यों है, सबको समझ में आ गया, क्लियर Yes, हो रहा sir. है Yes, सबको, sir. ठीक है। नाउ कम टू द मैकेनिज्म साइड। देखो करना क्या है, पहले तो उसको थोड़ा सा आप इमेजिन करो, नो डाउट प्रैक्टिकल तो आप करोगे ही। वी विल फील KMnO4 in burette
एंड नीचे हमारे फ्लास्क में जिसमें टाइट्रेशन करना है उसमें Fe+2 का सोल्यूशन होगा. Now KMnO4 when it will react, you can see the reaction here. When MnO4 minus will react with Fe+2, here MnO4 minus ion is an oxidizing agent. It means Mn+7 में से Mn+2 जाएगा, खुद का रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? And Fe+2 will get oxidized. It means वो क्या करेगा? दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा. So MnO4 and Fe+2 will react. So Fe+2 will get converted into Fe+3, while Mn+7, which is in MnO4 minus, it will be converted into Mn+2, it means reduction. So your MnO4 will get converted into Mn+2, which is reduction, and Fe+2 will be converted into Fe+3, which is an oxidation. There are balancing reaction stoichiometric coefficient, that is 5. Actually क्या होता है? MnO4 में से आपका ये बनेगा, MnO4 में से Mn+2 बनेगा, ठीक है, और Fe+2 में से Fe+3 बनेगा. But we know that Mn+7 will go into +2. That means there are 5 इलेक्ट्रॉन चेंज. एंड यहाँ पर Fe+2 में से Fe+3 बना तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आया. ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि हाफ ऑफ द रिएक्शन, इट मींस ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, एंड दैट्स व्हाई द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ Fe+2 gives Fe+3 plus electron should be multiplied by 5. इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. 5 इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? तो बोला एक Fe तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऐसे 5 Fe चाहिए. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe+3 and the reaction will be multiplied by 5 to maintain the stoichiometric ratio. यहाँ पर सेल्फ इंडिकेशन का बात तो आया ही नहीं. चलो उसको समझते हैं. सेल्फ इंडिकेशन कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है. मेरे फ्लास्क में Fe का सोल्यूशन है, Fe+2 का, and now when I will start the addition of KMnO4 into Fe+2 ion, it will start, Fe+2 will start reducing Mn+7. Mn+7 आप डाल रहे हैं Fe+2 के सोल्यूशन में, तो Mn+7 को वो रिड्यूस करना शुरू करेगा Mn+2 में, राइट? Mn+2 is a colorless ion. Mn+2 is a colorless ion. तो होगा क्या? तो MnO4 माइनस में से Mn+2 बन रहा है, वो कलरलेस है, इसलिए आपका कलर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं आएगा. इसका मतलब ये है कि until and unless all the Fe+2 ions will be converted into Fe+3, till that time all the MnO4 minus ions will get converted into Mn+2. That means color change will not be observed. बट ऐसा तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो लिमिट पूरी होगी कि नहीं? When total consumption will be done of Fe+2 ion, जैसे मैंने 10 ml दिया है सोल्यूशन, उसमें जितने भी Fe+2 आयंस होंगे वो टोटली Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपका रेडॉक्स रिएक्शन स्टॉप बंद हो जाएगा. स्टॉप हो जाएगा मतलब now there is no more Fe+2 ion to be converted into Fe+3. अब तक तो क्या था? Fe+2 का सोल्यूशन था, तो जैसे ही मैं MnO4 डालता था Mn+2 में कन्वर्ट होता था, कलर चेंज नहीं होता था, कलरलेस ही होता था, क्योंकि Mn+2 इज अ कलरलेस आयन. लेकिन द मोमेंट व्हेन your total Fe+2 ions are consumed, that means there is no more Fe+2 ion. Now one more drop of KMnO4 क्या करेगा? जरा मुझे बता सकते हैं क्या करेगा? एक ड्रॉप अगर मैंने ज्यादा डाला KMnO4 का, अब क्या होगा बताइए? सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा. कलर चेंज होगा, क्यों होगा? लेकिन करेक्ट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, उसका रिडक्शन नहीं होगा, इसलिए वही स्टेट में रहेगा. यस, क्योंकि आपका Fe+2 कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया.
इसका मतलब आपका Fe+2 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अब MnO4 को रिड्यूस करने वाला कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका रिड्यूसिंग एजेंट कंज्यूम हो गया, तो Fe+2 को रिड्यूस करने वाला कोई भी नहीं है। इसकी वजह से अब एक तरफ से ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टॉप हो गया। हमको पता है रेडॉक्स दो पहियों से ही चलता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर एक पहिया स्टॉप हो गया तो दूसरा भी स्टॉप होना ही है। So basically Fe+2 was reducing Mn+7. Now it has been stopped. So Mn+7 will be similarly in the same state as before the titration. It means in the +7 state. होगा ये कि एंड पॉइंट आ गया जहां पर आपका Fe+2 कन्वर्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, कलर नहीं आया। लेकिन अब एक ड्रॉप आपने KMnO4 का ज्यादा डाला, तो अब होगा ये कि उस Mn+7 को +2 में रिड्यूस करने वाला कोई है ही नहीं। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कलर चेंज आ गया है। और कलर चेंज अगर आ गया है आपका, तो इसका मतलब कि आपका Fe+2 कंज्यूम हो चुका है। और जितना Fe+2 कंज्यूम हुआ होगा उतना KMnO4 आपका यूज हुआ होगा। दैट वी कैन कैलकुलेट। बाद में मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको, ठीक है? सो बाय दिस वे इट मीन्स when there is nothing to be oxidized by KMnO4, the reduction of KMnO4 will be stopped. And that point KMnO4 as itself, it is a pink colored compound. It will give its own color to the solution, and that we call it as an end point. And because KMnO4 is a titrant as well as color changing reagent, we call it as a self indicator. उसको हम सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर वही चीज आपको समझाई गई है ये पैराग्राफ में। An advantage of using permanent ion in the titration of colorless unknown solution is that of it is self-indicating solution. As long as reducing agent remain present in the sample, the color of MnO4 will quickly disappear, क्योंकि MnO4 का कलर वो डिसअपियर कर देगा Mn+2 में कन्वर्ट करके, तो आपको कलर चेंज नहीं आएगा। However, at the end point, all the reducing agent has been consumed, used up. So the next drop of MnO4 minus ion solution, it will give enough or sufficient color, pink color, or it is also known as a permanent pink or pitch color, pinkish color. So we know that now we have got the end point, right? Here your MnO4 is an oxidizing agent, while H2O2 or Fe+2, H2O2 नहीं है इसमें, but Fe+2, it is a reducing agent. They have their exact stoichiometry maintain करने के लिए हमको ये मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा। दोनों साइड से आपके 5-5 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, और आपका ये नेट रिएक्शन ये आएगा MnO4 plus 8H plus 5 Fe+2, it gives Mn+2, 4H2O and 5 Fe+3. This is the net reaction. मतलब ये है कि जब तक आपका Fe+2 आयन प्रेजेंट है तब तक वो KMnO4 को रिड्यूस करता रहेगा, और द पॉइंट वेयर द KMnO4 ion will be converted, means it will be intact as a pink ion when your Fe+2 ions are totally consumed and there is no more ions to reduce KMnO4. So that is your end point, and because of this end point with the same indicator as well as titrant MnO4, that is known as a self indicator. That is known as a self indicator. Okay? मैकेनिज्म समझ में आ गई कैसे कलर चेंज आता है इसका? एकदम क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से?
ये नहीं आ रहा है? यस, आई वांट रिप्लाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। इवन आपको पता है, मैंने बताया भी था कि प्रैक्टिकल्स आर वेल कनेक्टेड विथ थियरी, तो इसके क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी आपके सेमेस्टर एंड एग्जाम में आ सकते हैं। सेमेस्टर एंड एग्जाम में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल की एग्जाम में थियरी के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कनेक्टेड है ना थियरी। तो आपको पूछ सकते हैं कि हाउ KMNO4 is acting as a self indicator, or explain the mechanism of self indicator in titration of redox by taking suitable एग्जाम्पल आप KMNO4 ले सकते हो। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो छोटा सा है वो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कॉपी द सेम वर्ड टू वर्ड। इट्स वेरी क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन टेबल? पायलट रीडिंग आपको पता है क्या है? व्हाट इज पायलट रीडिंग? एनीवन? यस गुजराती में। हाँ बोलो। पुरोगामी आंक के भाई गुजराती में। हाँ बस वही। Yeah, but what is that? Why we are taking pilot reading? उसका मतलब उससे आगे रीडिंग नहीं आना चाहिए वहाँ, पहले एकदम Exactly. Yes, it is a rough approximate range. तो हमेशा ध्यान रखो, वेरी वेरी क्लियरली, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट। हमेशा ध्यान रखो कि पायलट रीडिंग हमेशा इंटीजर में रिपोर्ट करनी है, पूर्णांक संख्या हो हमेशा पायलट रीडिंग। मतलब कि आप रफ रीडिंग्स ले रहे हैं फर्स्ट, तो पहले मैंने रीडिंग लिया 1 ml डाला, कलर नहीं आया, 2 ml, 5 ml, 8 ml, 9 ml में कलर आ गया, मतलब 8 ml तक रीडिंग नहीं आया था, 9th ml में मेरा रीडिंग आ गया। दैट मीन्स माय एक्यूरेट रीडिंग कहां पर है? 8 और 9 के बीच में है, बराबर। तो योर पायलट रीडिंग इज व्हाट, 8 और 9? 9 करेक्ट। आपका पायलट रीडिंग 9 रहेगा, ठीक है। बट ये आप 9 लिखा आपने पायलट रीडिंग, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप 9 से ऊपर रीडिंग रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ 1 2 3 रीडिंग्स आपको लेने हैं, वो रीडिंग्स आप 9 से ऊपर नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप 8 कर सकते हैं, 8 वाला रीडिंग भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों बताइए? 9 कर सकते हैं लेकिन 9 से ऊपर नहीं कर सकते हैं, और 8 नहीं कर सकते हैं लेकिन 8 से ऊपर कर सकते हैं। इसका रीजन बताइए, मैं जो बताना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर उसमें 9 लेते हो तो उसके ज्यादा नहीं होना चाहिए और 9 से कम होना चाहिए। 9 में आ गया मतलब 9 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। और 8 क्यों नहीं लिख सकते हैं? 8 और 9 के बीच में है तो 8 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम अभी तो 8 से ज्यादा आया ना। हाँ 8 से ज्यादा देखो है ना। हमने 8 तो डाल दिया था लेकिन कलर नहीं आया था हमारा, याद रहा? आया, हमने 8 डाल दिया था लेकिन कलर नहीं आया था मेरा, इसीलिए तो मुझे 9 तक जाना पड़ा। तो आप 8 कैसे रिपोर्ट कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 9 रिपोर्ट कर सकते हो आप। कैसे? कि 9 इसलिए रिपोर्ट कर सकते हैं हम क्योंकि 9 लास्ट ड्रॉप पे भी कलर चेंज हुआ हो सकता है, हमको ये पता नहीं है, वो हमको फिर बाद में निकालना है एक्यूरेट रीडिंग, राइट। सो 9 वाला जो रीडिंग है वो आप लिख सकते हो, लेकिन 8 वाला रीडिंग नहीं लिख सकते। 8 से ऊपर होना चाहिए, बट 9 से ऊपर नहीं, 9 से नीचे या तो 9 तक, राइट। सो बहुत ही वेरी वेरी केयरफुली इसको थोड़ा सा समझ के करना है, ठीक है। अच्छा, वंस योर पायलट रीडिंग इज ओवर, तो आपको 3 और रीडिंग्स लेने हैं जिसके अंदर आपका रीडिंग का डिफरेंस 0.2 ml से ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे कि मेरा रीडिंग आया फर्स्ट 8.6,
तो दूसरा रीडिंग भी 8.6 के प्लस और माइनस 0.2 के अंदर ही आना चाहिए। अगर तीनों तीन रीडिंग सेम आते हैं, वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर आपके तीनों रीडिंग 8.6 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तीन रीडिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस का जो थ्रेशोल्ड है, टॉलरेंस लिमिट है, दैट इज 0.2 ml। मतलब कि मेरा पहला रीडिंग 8.6 आया, दूसरा 8.6 आया और तीसरा मेरा 8.9 आ गया, नहीं चलेगा। मैक्सिमम इट शुड बी 8.8 और इस तरफ अगर जाते हैं तो 8.4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं अलाउड है। सेकेंड थिंग इज constant reading you have to maintain or report. What is that constant reading? Up to 12th standard, you were taking 3 readings and you were taking average reading. 8.6 आया, एक में 8.5 आया, एक में 8.7 आया, तो तीनों का एवरेज लेके आप रीडिंग लिखते थे। अब वो जमाना गया, बिकॉज नाउ यू वर देयर इन स्कूल स्टूडेंट लेवल एंड हियर यू आर एट अ यूनिवर्सिटी लेवल, तो एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। सो नाउ यू हैव टू रिपोर्ट कांस्टेंट रीडिंग। कांस्टेंट रीडिंग का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ Reading थ्री, the answer. आउट ऑफ थ्री मिनिमम 2 रीडिंग्स आपके सेम आने चाहिए, सेम। Out of 3, minimum 2 readings should come same. Again, there is one condition. It should not be alternate. It means पहला रीडिंग 8.6 आया, दूसरा 8.8 आया, तीसरा 8.6 आया, नहीं चलेगा। Consecutive 2 readings should be same or all the readings should be same. मतलब 8.6 पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग 8.6, तीसरा रीडिंग 8.6, वेल एंड गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। तीनों तीन सेम आते हैं, बढ़िया। अब एक आध चेंज आया सर, ठीक है, कोई बात नहीं। देन 8.6, 8.6, 8.8 वैलिड, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, मेरा पहला थोड़ा ज्यादा आया, फिर बाकी दो सेम आए, मतलब 8.8, 8.6, 8.6 वैलिड, एकदम वैलिड है आपका, फाइन। लेकिन मेरा सर ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा आ रहा है 8.6, 8.8, 8.6, नहीं चलेगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। इट शुड बी, रीडिंग शुड बी consecutively टू सेम, एक પછી એક બે રીડિંગ સરખા આવવા જોઈએ, તો એ રીડિંગ તમારા સાચા છે। मतलब કે પહેલું બીજું સેમ હોય, ત્રીજું થોડુંક ડિફરન્ટ હશે, ચાલશે। પહેલું જુદું છે, સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ should be same, very good, कोई acceptable। But if it is first different, second different and third is different, even though first and third are same, it is not a valid reading। अच्छा, समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है? This concept is known as a constant reading concept। मतलब कि आपके 3 रीडिंग में से 2 रीडिंग मिनिमम कॉन्जिक्यूटिवली सेम आने चाहिए, एक ही सीक्वेंस में, विदाउट गैप बिटवीन देम, तो दैट इज करेक्ट। आ गई बात समझ में सबको? तो जो सेम है वो कांस्टेंट में लिखनी है। हाँ, अब जो है आपका 8.6, 8.6, 8.8 आया, तो इसमें कांस्टेंट रीडिंग में कौन सा गिनूंगा? विच वन विल बी द कांस्टेंट रीडिंग? 8.6। 8.6 जो कि रिपीट हुआ है, which has been repeated, right? So that is called constant reading। I hope Yes, समझ में please। आ गया? सर अच्छा, yes। सर अगर फर्स्ट 2 रीडिंग सेम आ गई तो थर्ड रीडिंग लेना पड़ेगा या? जनरली हम बच्चों को बोलते कि लेने की जरूरत नहीं है, थर्ड रीडिंग आप सेम लिख सकते हो। ओके सर। लेना है तो आप प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 रीडिंग सेम आ जाती है तो आप तीसरा रीडिंग ऑटोमेटिकली लिख सकते हो, तो भाई मेरी दोनों सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सी, दिस इज प्रैक्टिकल पर्पस। और जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 लेनी है, दैट इज
योर टेक्निकल पर्पज। टेक्निकली तीनों तीन लेनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, प्लस केमिकल्स बचा सकते हैं, और उसकी वजह से हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर द टाइट्रेशन यू आर गोइंग टू डिस्कार्ड ऑल द सॉल्यूशंस इन अ सिंक। सिंक में से वो कहाँ जाएगा? गटर में। गटर में से कहाँ जाएगा? बाहर। तो अल्टीमेटली टू सेव वाटर, सेव केमिकल, सेव टाइम, सेव एनर्जी, एक रीडिंग आप कम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू गेट both the reading first and second are same, right? Now, and constant reading you will write only one, not three, only one लिखना है। okay, that is your reading A। ये आपको अभी लिखना है, मैं बता देता हूं, फिर आप लिखिए। कैलकुलेशन पार्ट बहुत सिंपल सा है। देखो 1000 ml 1 molar 1000 ml 1 normal KMnO4 it is equivalent to 56 milligram of Fe+2। ये आपका 56 क्या है? आयन का एटॉमिक वेट है। आपको निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ आयन। तो 56 ग्राम मिलीग्राम मतलब 56 ग्राम per mole is the atomic weight of iron. So 1000 ml 1 normal KMnO4, this is very basic first 11th standard की stoichiometry है। It is equivalent to 56 milligram of this, right? Fe+2 ion। Now ग्राम, सॉरी नॉट मिलीग्राम, ग्राम। 1 ml, तो इसका 1000 का 1 ml किया, ठीक है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? 1000 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 ml 1000 टाइम डिवाइड करोगे तो 0.0056 हो जाएगा आपका, राइट? 0056 हो जाएगा, और वो तो 1 ml के लिए है। उसको फिर आपको 0.5 नॉर्मल के लिए करना पड़ेगा। तो 28, 56 का आधा होता है 28। So 1 ml 0.05 normal KMnO4 is equivalent to 0.0028 ग्राम ऑफ Fe+2। तो आपका जो रीडिंग आया AML, तो उसके लिए कितना होगा? ये तो आपका स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री दिया कि 1 ml 0.05 मोलर नॉर्मल KMnO4 is equivalent to 0.0028 ग्राम ऑफ Fe+2। तो AML के लिए कितना? तो सिंपल सा है, मल्टीप्लीकेशन करना है जस्ट 0.0028 into whatever the ml constant reading आपको मिला है। Now this reading and this amount what we have calculated, that will be called B। This B is in 10 ml। क्यों ऐसा 10 ml? क्योंकि हमने सैंपल का सोल्यूशन कितना लिया था? 10 ml में। ये जो भी अमाउंट आएगा Fe का, वो 10 ml में आएगा। हमको निकालना किसमें है? पर लीटर में, ग्राम पर लीटर। वी हैव टू कैलकुलेट इट इन ग्राम पर लीटर। 10 ml में इतना ग्राम, तो 1000 ml में कितना ग्राम? अल्टीमेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 10 ml में इतना है तो 1000 में कितना? इट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, so it will give you whatever the gram into 100, that is your gram per liter। Fe+2 का ये ग्राम पर लीटर का कैलकुलेशन है आपका, राइट? सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए मैं आपको ये पूरा लिखवा रहा हूं। ये जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन पर लीटर, वो रिजल्ट आपको यहाँ पर लिख देना है। तो आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। लेकिन नो, इट इज नॉट स्टिल कंप्लीटेड और फिनिश्ड। देयर आर 5 क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट। तो देखो, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमने शुरुआत ही वहीं से की थी। रेडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन क्या है? ऐसा टाइट्रेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली ये होते हैं, रिएक्शन होते हैं, राइट? इन विच मीडियम, यस, एक क्वेश्चन हमारा यहां रह गया कि हमने एसिडिक मीडियम क्यों लिया।
In which medium KMnO4 acts as a strong oxidizing agent? So, and why? So, the reason is in acidic medium, KMnO4 acts as a strong oxidizing agent क्योंकि strong oxidizing agent और weak oxidizing agent किसको बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसको हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. इट मींस इन एसिडिक मीडियम हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस टेक्स प्लेस, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन होता है Mn+7 5 + 2. बेसिक मीडियम में कितना होता है पता है आपको, और न्यूट्रल में कितना होता है ये पता है आपको? बताएगा कोई मुझे? सॉरी सर, एक बार रिपीट. बेसिक में 1. अगर यही टाइट्रेशन मैं बेसिक मीडियम में करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा? 1 सर, बेसिक में 1 होगा. बेसिक में 1, तो +7 से किस में जाएगा? +6 में, राइट? यस सर. तो वो कलर क्या होता है पता है उसका? कलर क्या होता है उसका? बेसिक का कलर उसमें कलर क्या आएगा? Mn+6 में जाएगा तो लाइट ब्लू सर, ऐसा परसेंट ब्लू जैसा. नो. चलो ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप मेरे को ढूंढ के बताओगे, राइट? और उसको हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, न्यूट्रल मीडियम में क्या कहाँ जाता है ये पता है? +4 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज +7 होता है. +4 में, करेक्ट. और उसमें कलर क्या आता है? नो सर. हाँ? ये दो चीज आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि Mn+7 इट इज अ पिंकिश कलर, Mn+6, Mn+4 उसके कलर्स क्या है. नेक्स्ट टाइम हम शुरुआत यहीं से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की, नेक्स्ट लैब की, ठीक है? तो ये आप ढूंढ के लाओगे. यू कैन यूज गूगल और यू कैन यूज 12th स्टैंडर्ड बुक, नो प्रॉब्लम, बट आपको एक्सप्लोर करके बताना है मुझे ये दोनों के कलर्स क्या होंगे. ओके, so this is the reason why it is oxidizing agent. What is oxidizing agent and reducing agent? Give the examples of it. मैंने शुरुआत में वही चीजें करवाई आपको. And the question was how KMnO4 act as self indicator. तो उसका भी डिस्कशन और उसका भी ये पैराग्राफ पूरा यहाँ पर दिया हुआ है. इस सेल्फ इंडिकेटिंग यहाँ से लिख के आप लिख सकते हैं. इट इज सेल्फ इंडिकेटेड, यहाँ से शुरू कर सकते हैं. पिच ब्लिंक पिंक कलर देता है, so we know that it is end point and that is why it is known as a self indicator, right? तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको, अभी हमारे पास काफी टाइम है, 15-20 मिनट है, तो आपको अभी क्या करना है? नेक्स्ट टास्क, फर्स्ट आप ऑब्जर्वेशन टेबल फटाफट बना दीजिए, कैलकुलेशन का पार्ट फटाफट कर दीजिए, रिजल्ट लिख दीजिए, और ये पांचों 5 क्वेश्चन का आंसर अभी आप लिखेंगे यहीं पर फटाफट. चलिए, अभी आपके पास कम से कम 17 से 18 मिनट है 1 बजने में. चलिए, डू इट फास्ट, कम ऑन, स्टार्ट. असाइनमेंट रिकॉर्ड बुक में ही लिखने का है ना? यस यस यस, असाइनमेंट रिकॉर्ड बुक में ही लिखना है, और आपको पूरा का पूरा फाइल स्कैन करके अपलोड करना है. वो आपको लिंक हम भेजेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो सारी चीजें, और रिमेम्बर जिनके अपलोड नहीं होंगे उनको ये प्रैक्टिकल में फिर हम 0 कर देंगे आउट ऑफ 10, ठीक है? तो विदाउट फेल पीडीएफ फाइल आपका, नो जेपीजी फाइल, ओनली पीडीएफ फाइल आपका जो लिखा हुआ है असाइनमेंट और ये सारा जो पूरा प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्वेशन टेबल और सारी पहले से लेके, एक प्रैक्टिकल का जितना पेजेस होता है 2 या 3 या 4, वो 4 का एक पीडीएफ फाइल बनाओगे और उसको आप अपलोड करोगे अपने रोल नंबर के साथ. मैं यहाँ पर कमेंट में लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे अपलोड करना है. जस्ट अ मिनट. सर अभी तो ब्लैंक ही रखे ना वो सब टेबल.
हाँ सर जल्दी हाँ करेंगे। सी टेबल अभी अभी टेबल में कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे फिर मैं आपको रीडिंग लिख पाऊंगा। अभी आप फॉर्मेट सब बना के रखिए, ठीक है? ओके सर, ओके। सर स्लाइड ओके। जरा ऊपर सर। हाँ सर, स्क्रॉल डाउन कर लो, हम क्या लिखना क्या? स्टार्ट कर दें। हाँ स्क्रॉल डाउन कर स्लाइड। वो। हाँ ओके। और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप जो भी पीडीएफ फाइल बनाओगे उसको कैसे लिखोगे। से फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 20EME001, राइट? तो आपका फाइल पीडीएफ होगा वो इस तरह से होगा 20EME001 अंडरस्कोर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 EXP1, इस तरह से। सेम वे दूसरा प्रैक्टिकल करोगे तब आप ये तरह से लिखोगे, तीसरा करोगे तब आप इसकी फाइल का नंबरिंग nomenclature of your file will remain like this only, right? ये होगा, ठीक है? 20EME001 जो भी आपका रोल नंबर है, वॉट एवर योर रोल नंबर इज देयर, यू हैव टू चेंज दिस नंबर, देन फॉलोड बाय अंडरस्कोर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सबमिशन कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आपको बताया जाएगा। कौन सी पीडीएफ नहीं, अभी ये पीडीएफ हम शेयर नहीं करेंगे आपके साथ, अभी आपको लिखना है। मैंने बोला आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाएगा बट एट अ प्रॉपर टाइम, ऑन अ प्रॉपर डे एंड टाइम, क्योंकि फिर होता ये है कि कुछ बच्चे चले जाएंगे, कुछ नए आएंगे, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि कुछ बच्चों को मिला होगा, फिर कुछ बच्चे मेरे मेल करेंगे, मेरा सर खा जाएंगे। तो अभी टेंशन मत लो, ठीक है? सब कुछ मिल जाएगा आपको, टाइम पे मिल जाएगा, और उसके लिए आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लिख रहे हो वैसे वैसे मुझे बोलते जाओ कि मैं नीचे करता जाऊंगा। इतने तक लिख लिया है तो बता दीजिए मुझे। सो फॉर नाउ अभी तो राइट डाउन ही करना है। हाँ हाँ, अभी तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोगों से भी वर्क करवा लेते हैं। वैसे सी इन अवर रेगुलर ऑफलाइन प्रैक्टिकल, जब आप आते हो प्रैक्टिकल की लैब में तो हम पहले 10-15 मिनट दे देते हैं बच्चों को ये सारा फॉर्मेट लिखने के लिए, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं बच्चे, ठीक है? बट अभी हमारे पास लेबोरेटरी आने का पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, यहाँ पर जैसे लैब चल रहा है वैसे ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ सारा चीज, और प्रैक्टिकल फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टाइम बताएंगे, पूरा वीडियो पूरा आपको बताएंगे वीडियो से कि कैसे करेंगे। यस, लिख लिया है तो मुझे बोलना कि मैं आगे जाऊं, हाँ नीचे सर, जाऊं। स्क्रॉल डाउन करो। कैलकुलेशन आई थिंक थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं तो ज्यादा दिखेगा, ठीक है? सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। अब करूं? आई कैन नॉट सी ईच एंड एवरी वन, वीडियोज नहीं है चालू सबके, तो बट आई होप के सब लोग लिख रहे हैं। और ये काम हमेशा लैब में कंप्लीट ही कर देने का, अपनी लेबोरेटरी में ये पूरा कर ही देने का।
तो आपका सर से टेंशन चला जाएगा, पूरा आराम से कर सकते हो चीज। ये जहां पर जगह है ब्लैंक लिखा हुआ है वहां पर ब्लैंक लिखिए। नेक्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिकल पूरा आपको कराएंगे, रीडिंग दिखाएंगे, कराएंगे, लिखाएंगे, तब आप जो है इसमें ब्लैंक पूरा कर दीजिएगा, कैलकुलेशन कर दीजिएगा। कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना है। सर असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी लिखने हैं? यस, अभी लिखने ही, अभी आपके पास 10 मिनट है, 5 क्वेश्चन लिखने हैं। कितना है, छोटा छोटा तो है। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट इज redox टाइट्रेशन। मतलब सिर्फ क्वेश्चन लिखने हैं? क्वेश्चन के आंसर भी तो लिखने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन और ओके। रिडक्शन लिखना नहीं आता है, एकदम इजी तो डेफिनेशन है। सर क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट नीचे आंसर 1 बाय 1 ऐसा ही करें? हाँ, ऐसे ही करो, इजी हो जाएगा आपको। और ऐसे ही होना चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। जहां पर नहीं आता है समझ में तो मुझे पूछो, मैं बताता हूँ। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, हाउ KMnO4 एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर, वो मैं आपको ऊपर लिखवाता हूँ फिर बाद में। ऊपर का जो स्क्रीन है वो थोड़ा अप करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी के तो इजी है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या है? द टाइट्रेशन इन विच oxidation and reduction reactions take place simultaneously at the same time. Simultaneously means तीसरा क्वेश्चन जो है, which medium KMnO4 act as a strong acid oxidizing agent? In acidic medium it acts as a strong oxidizing agent. Why? Because in acidic medium maximum electron transfer, that is 5 electron transfer, can be possible.
फोर्थ क्वेश्चन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के दो दो एग्जांपल दे दीजिए, दो तीन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ऐसे reagent, the reagent which can oxidize others but itself they will be reduced, that is called oxidizing agent. And the reagents which can reduce others but itself they will oxidize, that is called reducing agent. एक एक दो दो एग्जांपल बता दीजिए. चलिए, कहाँ तक आए सब लोग? कितने तक आए? सर अभी थर्ड लिख रहे हैं. थर्ड लिख रहे हैं क्वेश्चन. ओके, जब आप फिफ्थ पे आ जाए तो मुझे बताइए. इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका आप अभी फिलहाल. बाद में अगर लिखना है, कुछ रह जाता है तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने मोबाइल में. बाद में भी लिख सकते हो आराम से, बट क्यों करना है ऐसा? अभी लिख दो, खत्म करो. सर यस सर 3 से 4 में आपका ही है ना लेक्चर आज? यस, आज से हमारा सिलेबस शुरू होगा. यस यस. ओके. फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आज से हम.
सर वो लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ, 1 minute. See, this is the solution you have to write. It is a self-indicating because यहाँ पर permanent tinge blue इतना तक लिखना है आपको। मैं जरा फॉन्ट बढ़ाता हूँ, ठीक है। KMNO4 is a self-indicating because करके फिर आपको इतना लिखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपना। हाँ सर, वही बेटर। नहीं, बेटर है वो तो अच्छा है, मैं तो ऑप्शन दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। सी, हाँ जब सर, आप अभी के अभी। जब आपका नेक्स्ट लेक्चर आता है, नेक्स्ट लैब आता है, देन यू मस्ट बी रेडी विथ योर स्टफ। सर ये बाकी है, मैंने तो ये नहीं लिखा, मेरा रह गया, ऐसा नहीं होना। फिर आपका क्या होगा, दूसरे लोग दूसरा कुछ कर रहे होंगे, आप दूसरा कुछ कर रहे होंगे, तो देयर विल बी लैकिंग, तो गैप आ जाएगा आपका पढ़ने में और सीखने में, मजा नहीं आएगा। फिर मैं बोला है हमेशा, टाइम मैनेज करो। टाइम आपको हमेशा अच्छे से मैनेज कर लेगा, बढ़िया से। इफ यू विल मैनेज योर टाइम, टाइम विल मैनेज यू। और जो चीज जहां पर है वहां खत्म Sir. करो। यस, Sir, टेल sir, मी। quick question. 2 minutes. Can you switch to the question number 5? या 1 minute. Yeah. How KMNO4 act as self-indicator? That is a question. How KMNO4 act as a self-indicator? Right? Yes. Yes, sir. Yes. और थोड़ा बड़ा करूं, थोड़ा इजी हो जाए पढ़ने में। KMNO4 act ऐसे नहीं लिखना, इट इज सेल्फ इंडिकेटिंग, इसको प्रॉपर वे में लिखना है। ये तो आपका आंसर का स्टफ मिल गया आपको, उसको फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करने का, आंसर करने के लिए। as KMNO4 act as a self-indicator because reducing as long as reducing remains present in sample the color of this and so। ये पूरा आपको ये क्या बोलते हैं, फूड मिल गया। अभी फूड मतलब रॉ मटेरियल मिल गया अच्छे से, इसको प्रॉपर वे में लिखना है आंसर को, दैट यू शुड नो। एंड यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। Once it is done, please tell me. I am going to poll one question. Just 15 सेकंड में आपको उसका आंसर देना है, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा पोलिंग में। And then you can leave the class. I hope all of you have finished writing. यस सर। सब लोगों ने लिख दिया है कंप्लीट? यस सर। ओके, सर एक तो डाउट है बोलिए। सर, ये हम ऐसे ऑब्जर्वेशन वाला उसमें भी क्यों लिखते हैं ऐसे काय भी, मतलब परमानेंट पिंक ऐसा, फिर वो जाता ही नहीं, निकलना ही नहीं है सर? नहीं निकलता है, यस डेफिनेटली, क्योंकि अभी उसमें सिर्फ और सिर्फ KMNO4 आयंस हैं। Fe+2 सारे Fe+3 में कन्वर्ट हो गए, तो उसका कुछ नहीं होना है। तो आपका जो पिंक कलर आपने इसमें डाला है वो पिंक ही रहेगा। आज रखो, कल आके देखो तो भी वही रहेगा, परसों आके भी देखो तो, क्योंकि KMNO4 आयंस है ना। MnO4 माइनस आयंस हैं, दे आर पिंक कलर्ड। यस।
सो इसलिए वो परमानेंट पिच या पिंक कलर आ जाता है।